तो लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखा था। बैलेंस करना आ गया सभी को अच्छे से। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, केमिस्ट्री की शीट सभी को मिल गई होगी, डाउनलोड कर ली होगी आपने, ठीक है। तो मैंने 1 से लेकर 18 तक के दिए थे और फिर 24 और 25 वाला दिया था, ठीक है। तो ये रहे सारे आंसर्स, आप चेक कर लो अच्छे से। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीन को पॉज कर लो, स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और एक एक अच्छे से चेक करेंगे क्या आपने सही से बैलेंस किया है। फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे, सेकंड वाला 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, 16th वाला जो मैंने दे दिया था आपको गलती से, ये वाला आज हम पढ़ेंगे। मे बी आज पढ़ें या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। फोटोसिंथेसिस की एज रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ी नहीं है ना। 9th में अगर आपने बायो में पढ़ी हो तो आई एम नॉट श्योर, बट आप 10th में केमिस्ट्री में अभी हम पढ़ेंगे, है ना, या तो आज या फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो 16th वाला छोड़ दिया हो आपने तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ा हो कर लिया हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 17, 18 फिर 24, 25 का बी, ठीक है। ये पूरा चेक कर लेंगे अच्छे से कि आपने बैलेंस किया है या नहीं किया है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने Fe3O4 देखा था, आयरन 2nd 3rd ऑक्साइड। इसका नाम बताना मैं भूल गया था, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझे SMS किया, आप में से ही किसी ने मुझे चैट पर SMS किया कि सर इसका कोई नाम होगा क्या। तो एक नाम तो ये है, केमिकल नेम आयरन 2nd 3rd ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है, क्लियर है। तो सभी लोग नोट करके रखेंगे कहां पर, आगे वाले जो 10 पेजेस छोड़े ना, वो इसीलिए तो छोड़े थे। आपने Fe3O4 लिखा, आयरन 2nd 3rd ऑक्साइड, और उसी के पास में या फिर नीचे कहीं लिख लो कि इसको क्या भी बोलते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, क्लियर है। चलो, तो आपने सभी ने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फटाफट से स्क्रीन को पॉज करेंगे और चेक करेंगे, है ना। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो जो आपने डाउट्स पूछे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे पूछा आपने 8th वाले में पूछा कि सर ये जो MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2H2O दिया हुआ है, इसमें केवल बैलेंस करना है। तो हाँ, केवल बैलेंस करना है। इस तरह की अगर रिएक्शन आती है आपको केवल बैलेंस करने वाली, तो ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें चूज द करेक्ट नहीं, आपको करेक्ट अच्छे से बैलेंस करके बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से आपने पूछा कि सर जैसे 6th वाला है, तो 6th वाले में हमें पूरा पूरा बोल दिया कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट और ये सारी चीजें। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हर एक केमिकल फॉर्मूला बनाना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, फेरिक नहीं है, ये फेरस सल्फेट है। तो वो नाम से आपको समझना होगा, फेरस मतलब वैलेंसी 2 वाला आयरन, आयरन 2nd ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर फेरिक ऑक्साइड बोलते तो फिर 3 वैलेंसी वाला आयरन आप लेते। आ रही बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको समझते चलना है। केमिकल फॉर्मूला बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आई है, यानी कि आपको या तो वैलेंसी याद नहीं है या फिर आपने आयन्स अच्छे से नहीं लिखे हैं, क्लियर है, इनमें से ही एक चीज हो सकती है। अदरवाइज आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इक्वेशन लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप बैलेंस भी अच्छे से कर पाओगे, क्लियर है। इसके अलावा मुझे जो डाउट मिले हैं और फिजिकल स्टेट वाले, है ना, जैसे 5th वाले क्वेश्चन में बोला है कि स्टेट सिंबल लिखो, 9th में, 10th में, इसके अलावा 14, 15 काफी सारे क्वेश्चंस में लिखा है स्टेट सिंबल। तो ये फिजिकल स्टेट का सिंबल है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या आ रही बात समझ में। आज हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट कैसे पहचानना है, किसका क्या होता है, लिक्विड किस में डालना है, सॉलिड किस में डालना है, और इसके अलावा भी क्या क्या स्टेट्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने स्टेट नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास के बाद आप क्या करोगे, जो आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है उसके वहीं पर यहाँ पर जिसका भी स्टेट आपको लिखना है, रेड पेन से ऊपर या नीचे की तरफ या फिर साइड में आप लिख लेना, क्लियर है। चलो, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है आपको।
10th वाले क्वेश्चन की हम बात करें, 10th वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लिखा है, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल एज, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द कंडीशंस अंडर विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। 10th वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे। और ये क्या कंडीशन टेक्स प्लेस करती है, ये रिएक्शन होते वक्त क्या कंडीशन होती है, वो हम एरो के नीचे या ऊपर लिखते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो 10th वाली रिएक्शन अगर आपने इस तरह से लिख ली है, बहुत बढ़िया, बैलेंस कर लिए, मोर देन इनफ है। क्लियर है? क्या कंडीशन है, क्या फिजिकल स्टेट है, ये हम आगे पढ़ने वाले, तो उसके लिए वरी नहीं करना है आपको। वैसे 11th वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां लिखा था क्वेश्चन में हीट, क्वेश्चन 11 में क्या लिखा था, हीट कर रहे हैं हम, तो यहां पर मैंने हीट का सिंबल बना दिया, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका था, इसलिए यहां पर बना दिया। क्लियर है? यहां पर भी कंडीशन होगी, जैसे 10th वाले में क्या कंडीशन है, वैसे 11th वाले में भी कंडीशन है, वो भी हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो फिर 12th वाले में मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत ही इजी सी रिएक्शंस हैं और वो लिख लिए। 15th वाले में काफी लोगों को डाउट आया है, 15th वाली में काफी लोगों को डाउट आया है। अमोनिया है, वो अमोनियम नहीं है, अमोनिया NH3 होता है, मैंने बताया था, अमोनियम NH4 होता है, ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर NH3 की जगह NH4 लगा लोगे बैलेंस होएगी नहीं। ठीक है, होएगी तो गड़बड़ होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है, इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होगी। अगर आपको कोई भी रिएक्शन में ऐसा लगता है कि इसकी जगह आपने कुछ और लिखा है, तो हो सकता है वो इसका मल्टीपल हो। जैसे अगर यहां पर 8 6 ट्वाइस कर दे, है ना, तो 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4, 6 2 12, तो अगर डबल कर दें तो हाँ जरूर हो सकती है बैलेंस, ट्रिपल कर दें तो बैलेंस हो सकती है, 4 टाइम्स कर दें तो बैलेंस हो सकती है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 3 4 5 6 अगर यहां है तो वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? बट एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कौन सी है वो मैंने लिख दी है यहां पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिएक्शन में डाउट आता है कि सर ये तो बैलेंस हो ही नहीं रही, आपने आंसर बता दिया, तो क्या करें, हमसे तो बैलेंस नहीं हो रही है ये, तो मुझे आप टेबल बताओ, आपने जो स्टेप वाइज किया है, अगर आपने ओरली किया है तो आप, ओरली वही करता है ना जिसको बहुत अच्छे से थॉरो हो जाता है कोई भी चीज, है ना, वही करता है। अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछोगे तो मैं ओरली बताऊंगा, क्यों, मुझे थॉरो है। तो अगर आपको थॉरो नहीं हुआ है, अभी एकदम अच्छे से नहीं आई है बैलेंसिंग, तो टेबल बना के प्रॉपरली अच्छे से करो, जैसे बताया था स्टेप वाइज। तो अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है ना बैलेंसिंग से रिलेटेड कि ये बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो मुझे एक पेज पर पूरा टेबल चाहिए वो वाला, और स्टेप वाइज चाहिए कि आपने पहली स्टेप में ये किया, दूसरी में ये किया, तीसरी में ये किया, और टेबल में चाहिए गिवन ये था, फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और 5 बार चेक करके फिर पूछना मुझसे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। 16th वाला आज पढ़ेंगे, यहां पर लिख दिया मैंने, 16th वाला आज पढ़ेंगे हम, है ना, आज मतलब नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है, देखते हैं उसकी बारी कब आती है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमको पता होना चाहिए। आपको बायो में डेफिनेट सी बातें आपने पढ़ ली होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, तो ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना है तो बिल्कुल वहां से इक्वेशन देखो और लिख लो। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होते ही क्या है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, प्लांट क्या लेता है, इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम पानी डालते हैं, जब तक उसका काम नहीं चलना है तो पानी ले लेगा वो, या तो जमीन से ले लेगा रूट से खींचकर, या फिर हम डालेंगे वो ले लेगा रूट से। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सब कुछ होता है, ये आपको पता है अच्छे से। इसके अलावा सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है उसको। ठीक है, वो अपना खाना बना लेता है। क्लियर है अच्छे से? खाना बना लेता है यानी कि क्या, एनर्जी कहां से, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना लेता है वो। क्लियर है? तो ग्लूकोज के साथ साथ वो क्या भी रिलीज करता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, एनर्जी बनाते, खाना खाते हैं तो पानी चाहिए हमको,
और ऑक्सीजन लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, CO2 और वाटर, है ना, हम वाटर निकाल देते हैं, हम यूरिन के थ्रू वाटर निकाल देते हैं और CO2 हम निकाल देते हैं। वैसे ही प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स हम पानी डालेंगे और एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेंगे वो, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फिर वो रिएक्शन करेंगे और ग्लूकोज बना लेते हैं, और छोड़ते हैं क्या है वो, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर है, और हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? तो यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, सिंपल सी, बस ले देकर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला मैं 9th में ही पढ़ा देता हूं, C6H12O6। आई बात समझ में? वैसे शुगर का आपको पता होना चाहिए, एसिडिक एसिड का पता होना चाहिए, आपको मीथेन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे केमिकल फॉर्मूले आपको रटे पड़े होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीथेन वर्ड से आप कोई केमिकल फॉर्मूला बना नहीं सकते। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से दिख रहा है कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो दिख रहा है CO, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। वैसे ही अगर मैं मीथेन बोलता हूं तो यहां पर आपको दिखेगा नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है मीथेन, ये याद होना चाहिए आपको। वैसे ही एसिटिक एसिड मैंने बोला तो पता नहीं चलेगा ये एसिड किससे बन रहा है। आई बात समझ में? इसका अगर मैं ये कॉमन नेम है, केमिकल नेम भी ले लूंगा तो इसका फॉर्मूला नहीं बता पाओगे एसिटिक एसिड का, तो CH3COOH याद करके रखना पड़ेगा आपको। वैसे ग्लूकोज बोला तो इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसका केमिकल नेम अगर बोल भी देंगे तो भी आपको टफ होगा फॉर्मूला बनाने में, इसलिए याद करके रखना ग्लूकोज C6H12O6। शुगर को भी याद करके रखना है। आई बात समझ में? ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको याद करके रखना है। बाकी तो मैं बोलूंगा कॉमन सॉल्ट तो आप बोल दोगे NaCl, याद है, 9th में काफी बार यूज किया होगा। चलो, तो 16th वाला हम जब देखेंगे, जब आप उसको क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो किसी में प्रॉब्लम आई होगी। अगर आपको वैलेंसीज याद है, ठीक है, जैसे बैरियम क्लोराइड ही बनाना है हमको, तो हमको याद है बैरियम की वैलेंसी 2, बैरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की -1, तो क्या होगा, बैरियम अपना 2 क्लोरीन को देगा, BaCl2 बन जाएगा। वैसे बैरियम सल्फेट है अगर, तो हमको पता है बैरियम +2 है, सल्फेट -2 है, तो यहां पर क्या होगा, साफ साफ BaSO4 बन जाएगा, सिंपल। और बैलेंसिंग करना आसान है। ठीक है, बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन 8 में क्या दे दिया, डायरेक्ट इक्वेशन दे दी और आपको बोला है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर देगा। ठीक है, बट टफ क्या है, टफ ये है कि आपको एक जैसे 25 का B, 24, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, बाकी सब भी जितने भी क्वेश्चन है सभी में यही है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया, केमिकल रिएक्शन दे दी और आपको बोला इक्वेशन बनाओ और बैलेंस करो। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस तो आएंगे 2 या 3 मार्क्स में। क्लियर है? 10th वाला जैसे क्वेश्चन है तो 10th वाला 3 मार्क्स लायक है, 11th वाला 3 मार्क्स लायक है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या कंडीशन पूछी है, 10th और 11th वाला 3-3 मार्क्स इंपॉर्टेंट लगा लेना, देखो। ठीक है, तो ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कंडीशन लगती है स्पेशल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि आपने सारे आंसर चेक कर लिए और आप मुझे चैट बॉक्स पर रिप्लाई करके बताओगे टोटल कितने काउंट करें हम इसको। 16th वाला हटा देते हैं, है ना, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 ही मान लो। ठीक है, 16th वालों को भी मान लेते हैं, चलो। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 नहीं, हाँ ये 2 है ना, तो एक काम करते हैं ना, 16th वाले को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपका सही है तो भी काउंट नहीं करोगे, गलत है तो भी काउंट नहीं करोगे। 16th वाला हटा देते हैं, 15, 16, 17, 18, 19 और इसके 2 पार्ट हैं, तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 20 इक्वेशंस या रिएक्शंस, जो भी बोलना है आपको, आउट ऑफ दीज 20 रिएक्शंस इक्वेशंस आपके कितने एग्जैक्टली सही है। एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिजिकल स्टेट को अभी इग्नोर करना है, कंडीशन को इग्नोर करना है। ठीक है, आप इवन ये ट्रायंगल भी इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल आपको बैलेंसिंग देखनी है कि बैलेंसिंग में एग्जैक्टली आपके आउट ऑफ 20 कितने सही है, ये आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओगे ईमानदारी से, जैसे आपने पहले भी किया है। चलो, और ये जरूर नोट कर लोगे Fe3O4 को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। रफ करूं मैं,
आगे बढ़ते हैं हम अब। तो आज हम देखेंगे कि ये रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ये रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट्स का यूज करेंगे, है ना, फिजिकल स्टेट का यूज करेंगे कि पता तो चले कि ये जो बन रहा है ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक और वर्ड होता है एक्वस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक और वर्ड होता है एक्वस। एक्वस मींस जो पानी में मिलाकर बनाया गया हो। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्वेंट पानी है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी को? तो मैं रफ करता हूं आंसर्स और हेडिंग डालेंगे सभी लोग। बायो को होमवर्क कर रहे हो कि नहीं? बायो को होमवर्क करना है। ठीक है, मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में भी बोला था बायो का एक ग्रुप बनने वाला है, तो फिर उसमें मैडम डायरेक्टली आपको फिर पूछने लगेंगी होमवर्क, तो फिर मुझसे मत बोलना कि सर हमने तो किया ही नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री के बाद मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा, छोटू सा चैप्टर है बिल्कुल। आई बात समझ में? और फिर मैथ्स में तो आप जानते ही हो, ऑलरेडी आपका पेंडिंग पड़ा है काम, है ना। स्कूल के FAPA के चक्कर में रह रहे हो आप, और रहो FAPA के चक्कर में। 10th क्लास में अगर FAPA के चक्कर में रहोगे ना, तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। स्कूल से तो मैथ साइंस का नॉलेज मिल नहीं रहा है आपको, और आप यहाँ से भी वंचित रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपरली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली होमवर्क नहीं कर रहे हो। 4-6 बच्चों को छोड़कर वही है जैसा हर साल होता है, जो सिंसियर हैं वो आगे निकल जाते हैं और फिर उन्हें ही आते हैं 99, 100, 95, वही 8-10 बच्चों को आ जाते हैं ले देकर मैथ साइंस में। बाकी तो क्या वही लटके रहते हैं 70-80 पे 100 में से। क्यों? क्योंकि वो साल भर स्कूल के भरोसे रहते हैं, स्कूल वालों के चक्कर में चलते रहते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्टडी नहीं करते हैं। देखो FAPA सभी के होते हैं, उन बच्चों के भी होते हैं जो बोर्ड्स में अबव 95% लाते हैं। ठीक है, और आपके भी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, आप भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हो FAPA में। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वो बोर्ड्स में भी उतने ही लाते हैं 95% अबव, और आप नहीं ला पाते हो। क्यों नहीं ला पाते हम? क्योंकि हम FAPA में पूरा इंडल्ज हो जाते हैं, पूरा टाइम वहां झोंक देते हैं। ठीक है, हम इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते कि जो स्कूल के वर्क्स हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड क्यों ना हो, कोचिंग की क्लास छोड़ी अगर आपने, मतलब आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब आप पुअर हो टाइम मैनेजमेंट में। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट में पुअर हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए। और मैंने फ्रीली बोला है कि मुझसे कांटेक्ट करो। ठीक है, अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है तो चैट बॉक्स में डालना है आपको केवल, बस मेरा कॉल आ जाएगा आपके पास। बट नहीं, हमें तो रिसोर्सेज का यूज ही नहीं करना है। पेरेंट्स ने रिसोर्सेज दे दिया है, बट उसका फुली यूज कौन करे? हमारी तो बचपन से ही आदत है रिसोर्सेज को वेस्ट करने की। करो, अच्छा है, मैं भी थोड़ा फ्री रहूंगा, है ना, बढ़िया है, मत करो परेशान, मुझे क्या। मैं तो वही, जिन बच्चों का कॉल आता है उन्हीं से बात करके खुश हो जाता हूं मैं तो। ठीक है, बाकी टाइम ठीक है। ठीक है, तो बैलेंसिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि इक्वेशंस जो आपने बैलेंस कर ली उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग होने के लिए हम फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम मेंशन कर सकते हैं। 3 तरह से इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। पहला तरीका फिजिकल स्टेट मेंशन कर देना। दूसरा तरीका अगर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है ना, तो वो मेंशन कर देना। ठीक है, कैसे मेंशन करना है, कहाँ मेंशन करना है, वो हम बोर्ड पर देखेंगे, वो मैं ओरली नहीं बताऊंगा। ठीक है, 3 तरीके होते हैं, ये बता दिया। इक्वेशन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या, उसका स्टेट लिखना, फिजिकल स्टेट क्या है उसका। सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक्वस भी होता है एक। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। तो फिजिकल स्टेट मेंशन कर देना। दूसरा तरीका क्या है,
हीट, अगर हीट कर रहे हैं तो वो मेंशन कर देना, या हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो मेंशन कर देना। तीसरा तरीका है कोई कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं अगर, या फिर हम किसी तरह का कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंस, किसी की प्रेजेंस, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है तो ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस तरह से कंडीशन क्या क्या इन्वॉल्व है, तो ये तीन चीजें होती है, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर का कम ज्यादा होना, ठीक है, यानी कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होना, और तीसरा कंडीशन इन्वॉल्व, ठीक है, क्लियर है। अगर ये तीनों चीज मेंशन करते हैं हम किसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, तो वो फुल्ली इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बन जाती है। आई बात समझ में? तो फुल्ली इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगी हम देखते हैं। तो लिखेंगे टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, ये हेडिंग डालेंगे। टू मेक केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे बनाना है? तो लिखेंगे इसमें पैराग्राफ, द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड, द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव in 3 ways. The chemical equations can be made more informative in 3 ways. पहला, by indicating the physical state, by indicating the physical state फिजिकल स्टेट को इस तरह से क्या करेंगे, सिंगल यूनिट कॉमा लगा के अंडरलाइन कर लेंगे, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड क्या प्रोडक्ट्स, तो इनके फिजिकल स्टेट अगर हम लिख दें तो ये भी एक तरीका है इंफॉर्मेटिव बनाने का। Full stop. Next paragraph. There can be 4 physical states. There can be 4 physical states for the reactants and products. There can be 4 physical states for the reactants and products of a chemical equation. Reactants and products of a chemical reaction. कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक्वस। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। तो यहां पर कौन किससे रिप्रेजेंट करते हैं लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में, पॉइंट वाइज लिखेंगे। यहां पर ये लिखा कि कितने 4 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। इसको आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो। तो आगे लिखेंगे सॉलिड स्टेट, पॉइंट वाइज है ना, एरो लगाकर या बुलेट लगाकर। Solid state is indicated by small s. Solid state is indicated by small s. बोर्ड पर देख लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में liquid state is indicated by small l.
बोर्ड पर देख कर लिख लो। लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल। एक्वस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय ए क्यू, वो भी स्मॉल दोनों, और गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय जी। गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय जी, स्मॉल जी। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 है ना। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है? तो अब यहां पर हमें क्या बताना है? फिजिकल स्टेट बताना है। ठीक है, फिजिकल स्टेट बताना है तो हम जानते हैं जिंक कैसा होता है, सॉलिड। तो इसके पास में लिखना है आपको, चिपका कर नहीं, थोड़ा सा दूर। H2SO4, H2SO4 कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना। ये क्या है? एसिड है। H2SO4 क्या है? एसिड है। तो यहां पर ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर क्या है? यहां पर वाटर इन्वॉल्व है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है यहां पर। ठीक है, तो H2SO4 एक्वस। और ZnSO4 कैसे बना? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है Zn। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या कर लेगा? जगह ले लेगा हाइड्रोजन की। तो बन गया ZnSO4। तो ये भी क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। प्लस H2 गैस। H2 गैस क्या? तो गैस है, तो G। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? पूरा यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया फिजिकल स्टेट। क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल देख लें। एक और एग्जांपल देखें। एक और एग्जांपल देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को CO2 पास किया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया CO2 गैस, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो सोचो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सभी लोग सोचेंगे इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, बता सकते हो सोचकर? लिखा सभी ने? चलो, तो यहां पर जो CaOH होल ट्वाइस है ना, ये कब बनता है? ये जब बनता है जब हम क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में, आपको याद होगा, फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया था, तो क्या बना था? स्लैग्ड लाइम बना था। तो CaOH होल ट्वाइस क्या होता है? ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में वाटर मिलाया जाता है, तो इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। स्लैग्ड लाइम है ये। ठीक है, नीचे यहां पर क्या लिख लोगे? स्लैग्ड लाइम। इसको लिस्ट में ऐड करते चलना। ठीक है, कौन सी लिस्ट? पता है ना किस लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिर CO2 दुनिया जानती है, CO2 क्या है? गैस है। CaCO3 को आगे की लिस्ट में ऐड कर लेना। ये क्या है? वाइट PPT है, और ये PPT है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? वाइट PPT है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोल रहे हैं? वाइट PPT प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म PPT, और ये हमेशा PPT अगर लिखा है तो सॉलिड ही होगा। ठीक है, तो इसको भी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और वाटर तो दुनिया जानती है कि वाटर क्या है? यहां लिक्विड आएगा, एक्वस मत लिख देना। ठीक है,
क्योंकि ये वाटर का स्टेट है लिक्विड। अब जैसे मरकरी, मरकरी एक मेटल है, कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है, तो क्या उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलोगे? क्या नहीं, वाटर की वजह से लिक्विड है क्या वो? नहीं, उसका स्टेट ही लिक्विड है। तो अगर मर्क्यूरी लिखना रहा कहीं पे तो उसका स्टेट क्या लिखोगे? लिक्विड, एक्वस नहीं। क्लियर है सभी को? चल आगे बढ़े। तो ये हमने पहला जो 3 तरीके थे उसमें से पहला तरीका देखा, इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट 4 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। आई थिंक हमने सारे चारों फिजिकल स्टेट यूज कर चुके हैं दोनों एग्जाम्पल में। ठीक है, ये देखो सॉलिड, फिर सॉलिड, एक्वस, एक्वस, एक्वस तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, गैस तो सभी यूज कर, लिक्विड भी यूज कर लिया हमने। ठीक है, क्लियर है? चलो दूसरा तरीका, जो 3 तरीके उसमें से पहला तरीका समझ में आ गया सभी को अच्छे से? तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने बता दिया आपको 3 तरीके में से एक तरीका, कि क्या आपको स्टेट कैसे मेंशन करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो आप क्या करोगे, क्लास ओवर होने के बाद जो भी इक्वेशंस आपने बैलेंस की है ना फर्स्ट इसके पहले वाली क्लास में, सेकंड क्लास में जो भी आपने इक्वेशंस बैलेंस की हैं, जो आज हमने आंसर्स देखे जिसके, उसको रेड कलर के पेन से या फिर पेंसिल से कहीं पर भी ऊपर या नीचे, जैसे हो सकता है यहाँ पर जगह ना हो तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, स्टेट हो सकता है यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो एक घुसाने से अच्छा यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दो इस तरह से। क्लियर है अच्छे से? आ रही बात समझ में? चल, तो हम एक क्लास में क्या करेंगे, ओरली मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपने ये स्टेट्स लिखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ कवर कर दूंगा मैं, तो आप वो भी चेक कर लेना। ठीक है, चल, तो पहला होमवर्क तो मिल गया आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा तरीका लिखेंगे, टू इंडिकेट, पहला तरीका क्या था? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा तरीका, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। टू इंडिकेट की जगह बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन भी लिख सकते हो, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस इन द इक्वेशन। तो हीट चेंजेस कैसे होंगे? या तो कोई भी दो चीजों को आप रिएक्ट करोगे तो या तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी। ठीक है, रिएक्शन जो होती है वो 2 तरह से होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट एब्जॉर्ब कर ली तो क्या बन गई चीज? ठंडी बन गई। और अगर हीट इमिट करी, है ना, एक तो होता है हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, जो भी हीट है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लोगे तो जो आप हाथ लगाओगे वो क्या होगा? ठंडा होगा। और एक होगा हीट को प्रोड्यूस करना, तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी कि आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। आई बात समझ में? इसका एक एग्जांपल हमने देखा था कि चूना यानी कि क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO के अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? गर्म हो जाएगी वो रिएक्शन। अगर आपने हाथ में इस तरह से टेस्ट ट्यूब पकड़ा हुआ है तो आप नहीं पकड़ पाओगे, यहाँ पर चूना है और यहाँ आप वाटर डालोगे तो आप ऐसे हाथ में नहीं पकड़ पाओगे। या तो कपड़ा यूज करना पड़ेगा, बट कपड़ा यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट ट्यूब को स्लिप होने का डर रहता है। तो ऐसे चिमटा जैसा आता है टूल, उसका नाम याद नहीं है मुझे, तो चिमटे जैसा आता है, इस तरह से उससे पकड़ा जाता है या फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखकर फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आ रही बात समझ में? चल, तो इंडिकेटिंग हीट चेंजेस इसके अंदर लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन।
पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट इवॉल्व होती है, यहां पर क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, और यहां पर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। आ रही बात समझ में, यहां पर क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट इवॉल्व होना यानी कि हीट रिलीज होना, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब होना यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना यानी कि ठंडा बन जाना, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये क्या, गर्म होती है, और ये क्या होती है, ठंडी होती है। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। चलो, तो यहां पर आपने लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, दो तरह की रिएक्शन देख रहे हैं हीट चेंजेस में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबसे पहली हेडिंग डाल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसको ध्यान से देखते हैं हम। तो लिखेंगे इसमें, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ब्रैकेट में हीट इज रिलीज्ड, is known as exothermic reaction, is known as exothermic reaction. For example, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट अगर पता है तो लिखते चलेंगे हम, है ना, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो CO2 रिलीज होती है, विच इज ऑल्सो अ गैस। आई कि नहीं बात समझ में, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी इक्वेशन है। कार्बन को आप कोयला मान लो, ठीक है, कोयला इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना, कोयला मान लो, लकड़ी चारकोल मान लो, कोई भी चीज मान सकते हो। तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो CO2 रिलीज होती है, धुआं निकलता है काला काला अजीब सा, जिसको जो अगर मुंह पे आ जाए या आंख में आ जाए तो जलन होती है, और मुंह पर आ जाए तो खांसी चलती है। और हीट तो इवॉल्व होती है ना, तंदूर वगैरह में देखा होगा आपने, तो हीट तो इवॉल्व होती है। तो कार्बन व्हेन burns in the presence of oxygen it release CO2 गैस एंड हीट। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आई कि नहीं बात समझ में। तो यहां पर अगर हम क्या करें, यहां पर अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये बताने के लिए बर्न या फिर हीट का सिंबल बनाएं, है ना, तो ये भी एक तरीका है इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का। तो इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, तो यहां पर हम अगर कोई भी चीज बर्न हो रही है, हीट हो रही है, तो हम ट्रायंगल बनाते हैं हीट का सिंबल। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को अच्छे से। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मीथेन जो कि नेचुरल गैस होती है ना, मीथेन जो कि नेचुरल गैस होती है, क्या फॉर्मूला होता है, CH4। मीथेन ब्रैकेट में लिखेंगे नेचुरल गैस। ये कहाँ चला जाएगा, ये आपकी लिस्ट में चला जाना चाहिए। CH4 नेचुरल गैस मीथेन, ये सारा आपके वो जो लिस्ट है उसमें बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। तो मीथेन को भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न कर रहे हैं, ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो क्या रिलीज हो रहा है, CO2, वाटर, CO2, वाटर और हीट रिलीज होगी। आई कि नहीं बात समझ में, CO2, वाटर और हीट यहां पर रिलीज होगी। कोई डाउट इसमें किसी को? हमने फिजिकल स्टेट सभी में मेंशन किया है, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक हमने यहाँ नहीं किया है। तो मीथेन क्या है, गैस है,
ठीक है। तो कार्बन सॉलिड होता है, आपको पता ही है, कोयला ले लो, चारकोल ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो कार्बन कैसा, कार्बन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को एक बच्ची ने डाउट पूछा था चैट बॉक्स पर, फिर उसको समझ में नहीं आया तो कॉल पर पूछा उसने। तो मैं वो, हो सकता है और किसी का भी डाउट हो, आपने 9th में, हो सकता है आपने बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़े हो, या फिर आपको 9th का पढ़ा हुआ याद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जितनी भी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहां पर क्या, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए यहां पर O2 N2 इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहां साइड में बताता हूं मैं, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन N2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हुई H2, सल्फर S8, इस तरह से यहां पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर है अच्छे से सभी को? तो जितनी भी गैसेस हैं वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन एटम ऐसे अकेला नहीं घूमेगा, ठीक है। तो जब भी यहां बोला जाता है कि रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो O2 या H2 लिखा जाता है। क्लियर है अच्छे से सभी को? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर 2 क्यों लगाया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये गैस है ना, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। किताबों में केवल होता है कि हाँ O अकेला है, दिख रहा है वो आपको, वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब वो मेटल है, नॉन मेटल है, वो आप देखो। आई बात समझ में? तो अधिकतर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं, सारी गैसेस क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। समझ में आई बात? देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे मर्क्यूरी, सारे मेटल्स सॉलिड है बट मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, लिक्विड। आई बात समझ में? वैसे सारे नॉन मेटल गैसेस हैं, एक्सेप्शंस आर देयर। आई बात समझ में? चल, तो हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे फिजिकल स्टेट के, 2 एग्जाम्पल देखे हीट चेंजेस के। समझ में आए हीट चेंजेस के? तो यहाँ पर नोट डालकर लिखेंगे नीचे, यहाँ पर नोट डालेंगे NOTE नोट, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन मतलब तो पता है आपको, है ना। कोई भी फ्यूल का यूज करके अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कंबशन। आप पेट्रोल में आग लगा दो, या आप लकड़ी में आग लगा दो, या फिर सूखी घास में आग लगा दो, कागज में आग लगा दो, डीजल, केरोसिन, घासलेट, कोई भी चीज ले लो आप जो कि क्या है, फ्यूल का काम करता है, जो कि कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अगर आप आग लगाओगे, यानी कि उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करोगे, बर्न करोगे, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या हो रही है, कंबशन रिएक्शन हो रही है। क्या शरीर के अंदर कोई कंबशन रिएक्शन होती है जो आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में बताओ? ऐसी एक कंबशन रिएक्शन बताओ जो हमारे शरीर के अंदर रोजाना होती है, रोजाना 2-3 बार होती है और ज्यादा बार भी होती है, ठीक है। तो उस कंबशन रिएक्शन को क्या प्रोसेस बोलते हैं हम हमारे शरीर में? डाइजेशन। जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कंबशन के बिना डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये खाने वाला जो मैंने बताया डाइजेशन वाला, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि याद दिलाने के लिए आप तो हो नहीं, ठीक है। फिर आप फोन करके बताना सर आपने बोला था कंबशन रिएक्शन में कि हम वो डाइजेशन वाला देखेंगे डिटेल में, तो वो तो आपने बताया ही नहीं। तो देखते हैं, अब याद रहेगा तो बताएंगे, है ना। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि अगर कंबशन होगा तो हीट इवॉल्व होगी होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी ही होगी। लिखा सभी ने नोट? लिख ही लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। कौन सा?
ये खाने वाला, क्योंकि ये डाइजेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कंबशन रिएक्शन, डाइजेशन, हाउ डाइजेशन इज अ कंबशन रिएक्शन, या फिर घुमा फिरा कर आ जाता है। तो नोट डाल लो और लिख लो, नोट डाल के लिख लो। The foods like chapati, the foods like chapati, comma bread, comma rice, etc. contains mainly starch, carbohydrate, contains mainly starch, carbohydrate, full stop. During digestion, starch carbohydrate, during digestion, starch carbohydrate is broken down into a simple carbohydrate. During digestion, starch carbohydrate is broken down into simple carbohydrate and glucose, full stop. This glucose then undergoes slow combustion. This glucose, this के पहले full stop लगाया ना, this glucose then undergoes slow combustion by combining with oxygen with the cell of our body, to produce energy. Is called respiration. ठीक है, तो जो भी हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है और फिर हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसके कारण हम रेस्पायर कर पाते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। बट डाइजेशन के दौरान क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड है या रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, आपको कनेक्ट करना होगा कि हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। आई बात समझ में? और हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी यहाँ पर। तो हमने जो खाना खाया उसके अंदर क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में। आई कि नहीं बात समझ में? जैसा कि हमने लिखा ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज क्या हो गया, एनर्जी हो गई। ग्लूकोज क्या हो गया, एनर्जी हो गई जो आपकी बॉडी को मिल रही है खाना खाकर। और ये ग्लूकोज क्या करेगा, स्लो कंबशन में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और हमारे बॉडी को रेस्पायर करने की प्रोसेस मिलेगी। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर, तो एक नॉलेज वाली बात हम डिस्कस करते हैं जो हो सकता है हम डेली गलतियां कर रहे हैं, है ना। हम डेली क्या गलती करते हैं, खाना खाते खाते पानी पी लेते हैं या खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। कुछ बच्चे खाना खाने के दौरान 1 ग्लास 2 ग्लास पानी तक पी जाते हैं। ठीक है, या पूरा खाना खा लिया उसके बाद उठे और पूरा ग्लास भर के पानी उड़ेल लिया। आई कि नहीं बात समझ में? तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। आपने ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त देखे होंगे कि खाता पीता तो बहुत है बट बिल्कुल सूखा है, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती हो रखे हैं उसके, है ना, बिल्कुल सूखड़ा है, खाता बहुत है। बर्थडे पार्टी ले लो या फिर उसके घर में ले लो, कहीं पर भी देख लो आप, वो खाता तो बहुत है बट डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन उसका ये हो सकता है, देयर आर मेनी अदर रीजंस, बट एक बेसिक रीजन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एज में वो ये हो सकता है क्या, कि खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना है आपको, खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया आपने आपके स्टमक में कंबशन स्टार्ट कर दिया। आपने क्या स्टार्ट कर दिया, आपके पेट में, स्टमक में
कंबशन स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके खाने को लगातार डाइजेस्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अगर मैं कागज का टुकड़ा लूं और उसको जला दूं, ठीक है, सपोज मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और यहां से जला दिया, जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है, और यहां तक आया और अपने पानी डाल दिया, क्या होगा? बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? है ना, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो ये कंबशन ऑफ क्यों हो गया? क्योंकि हमने पानी डाल दिया। तो डाइजेशन भी एक तरह का क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कंबशन होता है, ठीक है। अगर वो कंबशन पूरा नहीं हुआ और आपने पानी डाल दिया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? हमारा डाइजेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा, जो भी हमने खाया एज इट इज वो एक्सक्रीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और इसीलिए काफी सारे लोगों को क्या होता है, काफी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या होता है, कितना भी खा लो वो शरीर पे लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि हमने क्या खाया। आई बात समझ में? सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आप खाना खाने के पहले पानी पी सकते हो तो ही आपको खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाने के पहले पानी नहीं पी सकते, नहीं याद रख सकते, तो आपको डेफिनेटली पीना पड़ेगा खाना खाने के दौरान पानी, ठीक है। क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर हम पानी पी लें और खाना खाने के आधे घंटे बाद हम पानी पिए, ठीक है। खाना खाने के हाफ एन आवर पहले, जस्ट पहले पानी पियोगे, भूख नहीं लगेगी, कमजोर हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पिए हम, तो भूख अच्छे से लगेगी, जो भी हम खाएंगे वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, पूरी कंबशन होगी हमारे पेट के अंदर, और हाफ एन आवर बाद आपको पानी पीना है, ठीक है। अब अगर कोई सवाल ये करता है कि चरखा खा रहे हैं, तो वो आपका लुकआउट है भैया। हमारा शरीर चरखा खाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तेज खाना खाने के लिए आपका शरीर नहीं बना है। हमारी जो बॉडी बनी है वो न्यूट्रल फूड खाने के लिए बनी है। ना ज्यादा खट्टा, ना ज्यादा मीठा, ना ज्यादा चरखा, ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा नमकीन, कुछ भी नमक वमक, सब लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खाने के लिए हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी है। समझ में आई बात? क्लियर है? एकदम शुद्ध वेजिटेरियन खाना खाने के लिए बॉडी बनी है हमारी। ये भी 10th में आपको समझ में आ जाएगा कि वेजिटेरियन क्यों खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन खाने में क्या बेवकूफी है। ये 10th क्लास में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, वेट एंड वॉच। सारी चीजें आपको बताई जाएगी, जो सिलेबस में है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है पूरा सिलेबस पढ़ो, ठीक है। अब तो सीबीएसई ने भी बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया सीबीएसई ने, देखा कि नहीं देखा? सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि जितना भी सिलेबस आपको 10th में वो पूरा पढ़ना है। आपको एग्जाम में भले ही 70% पूछा जाएगा, बट पढ़ना पूरा है। स्कूल्स में भी नोटिस गया है कि पढ़ाना पूरा है, ठीक है। तो जो बोला था वो हो गया कि नहीं हो गया? बोला था मैंने, हम पूरा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज पूरा होना चाहिए। वही सीबीएसई ने बोल दिया आपको भी कि बेटा नॉलेज पूरा लेकर जाओ। 11th 12th में क्या डाल देंगे हम, क्या नहीं डालेंगे, फिर हमारे पास मत आना भाग कर, ठीक है। तो जो लोग उड़ रहे थे ना कि ये सिलेबस में है, ये नहीं है, ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा आपको 11th 12th, ठीक है। चलो, तो क्या देखा हमने? हमने ये रेस्पिरेशन वाला देखा, लिखा आपने कि जो भी फूड रहता है उसके अंदर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट रहता है, और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाए डाइजेशन के दौरान, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में, ठीक है। और फिर वो ग्लूकोज बॉडी यूज कर लेती है ऑक्सीजन के साथ में, और हमारे सेल्स फिर उसको यूज कर लेते हैं। सेल्स क्या लिखा आपने, एक बार फिर से देख लो। दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज slow combustion by combining with oxygen with the cells of body to produce energy is called respiration, ठीक है। अब ये प्रोसेस को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। तो ये हीट चेंजेस के अंदर ही चल रहा है अभी, है ना। हीट चेंजेस के अंदर ही हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए, उसके अलावा एक रेस्पिरेशन भी देख रहे हैं हम, ठीक है। चलो, तो ग्लूकोज क्या हुआ? C6H12O6, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये भी कहाँ आप
वो आगे वाले पेजेस पर लिखोगे। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ना, ऑक्सीजन गैस है। क्या रिलीज करता है, हम क्या रिलीज करते हैं, CO2 और पानी यूरिन के फॉर्म में, पानी H2O, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, आई कि नहीं यही बात समझ में? हमने जो भी खाया, खाना खाया हमने, केमिकल एनर्जी ले ली, उससे जो ग्लूकोज मिला हमको, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में आई कि नहीं बात सभी को अच्छे से क्लियर है? तो यहां पर लिख लेंगे रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो इसको फटाफट से, इसको बैलेंस करके देखो क्या करेंगे, बैलेंस करना होगा तो हो गई क्या बैलेंस? C6 H12 H12 O 6 और 12 18, 12 और 6 18। ठीक है, हो गई बैलेंस। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला हमने क्या देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा, उसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल देखे और एक ये रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, डाइजेशन वाला, रेस्पिरेशन वाला, ध्यान रखना है अच्छे से, रेस्पिरेशन को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ना, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ये बात ध्यान रखना है आपको, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाई हाउ कैन यू से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप पूरी रिएक्शन लिख दोगे, प्रोसेस बताना पड़ेगी आपको, समझाना पड़ेगी कि हम जो भी खाते हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेशन के दौरान सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं है ना, ऑक्सीजन खाने के साथ खाते हैं क्या, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, CO2 हम रिलीज कर देते हैं है ना, एक्सेल करते हो ना CO2, और वाटर यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है या फिर बॉडी में भी यूज्ड अप हो जाता है। ये रिलीज जो प्रोडक्ट निकलता है वो ये है। ठीक है, ये हमारे काम का है क्या, नहीं, फेंक देते हैं। ये हमारे काम का है क्या, जितना बॉडी को चाहिए वो काम का, बाकी सब हम यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। और एनर्जी हमको मिलती है, एनर्जी को आप यूज करते हो, भरपूर यूज करते हो एनर्जी को। ठीक है, कुछ बच्चे अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देते हैं पबजी खेलने में, कुछ बच्चे टीवी देखने में, कुछ बच्चे दिन भर ही यूं ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी आप क्या बेवकूफ़ों की तरह, इतनी मेहनत से आपने एनर्जी ली और बेवकूफ़ों की तरह आपने वेस्ट कर दिया एनर्जी। ठीक है, अगर आप आउटडोर गेम्स खेल रहे हो तो आप एनर्जी का यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आप दिन भर बैठ के इंडोर गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको घर पे रहना चाहिए, बट घर पे रहकर भी हम फ्रूटफुल कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं। रोप स्किपिंग कर सकते हो आप आपकी छत पर जाकर, या फिर घर के अंदर भी थोड़ा बड़ा सा एरिया हो तो रोप स्किपिंग कर सकते, रस्सी कूदना। ठीक है, और घर के जस्ट अगर अलाउ करते हैं आपके पेरेंट्स तो बैडमिंटन खेल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो मास्क वास्क लगा के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, यूज्ड अप होगी। ठीक है, चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन हेडिंग डाली आपने, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखेंगे, those reactions in which heat is absorbed, those reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reactions.
those reactions in which heat is absorbed is known as are known as endothermic reaction. For example, नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया, मतलब नाइट्रोजन को हमने क्या किया, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर हीट करना पड़ रहा है, इसको क्या करा हमने, हीट किया। क्या किया हमने, हीट किया। कितने पे, एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 300 डिग्री सेल्सियस, 1 सेकेंड, 3000 डिग्री सेल्सियस लिखो। हमने क्या किया, हीट पास करी 3000 डिग्री सेल्सियस। अब आपने रिएक्टेंट में क्या किया, नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ में हीट अप किया, ठीक है। तो यहां पर भी हीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट में ही हीट है, आप इतनी ज्यादा हीट दे रहे हो तो वो कहां जाएगी, ठीक है। बट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हीट तो सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहां पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर है सभी को अच्छे से। बैलेंस कर लो इसको फटाफट से, उधर N2 है, इधर O2 है, इधर 2 लगा लेंगे, 2NO हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई इक्वेशन अगर बैलेंस करना रह जाए तो आप बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग आपको सिखा दिए है ना। मैं बेसिक इक्वेशन लिख दूंगा, बैलेंस करने का मैं बार बार चेक नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं स्टेट्स लिखने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी अगर स्टेट लिखना भूल जाऊं तो आपको अगर नहीं आता है तो आप कंफर्म कर लोगे चैट बॉक्स पर, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आप लिख लोगे खुद ही स्टेट्स, ठीक है। तो मैं बेसिक इक्वेशन पर फोकस करूंगा अब से। अब आपको स्टेट लिखना अच्छे से आ गए, आपको बैलेंस करना भी अच्छे से आ गया है, क्लियर है। तो यहां पर जो मैं सिखा रहा हूं उस पर फोकस रहेगा अब मेरा पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। ये हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखा, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन गैस किसके साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में हमने हीट करवाई 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें क्या मिला, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिली, ठीक है। कौन सी गैस मिली, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करवाते हैं। कौन है ये CaCO3 बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट कहां से मिला था, कैसा फॉर्म होता है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट को आपको हीट करना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मिला था जब स्लैग्ड लाइम के साथ में हमने क्या किया था, एक रिएक्शन की थी, तो हमको क्या मिला था, CaCO3 मिला था, याद है आपको, ठीक है। तो स्लैग्ड लाइम से हमको मिला था कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या था, सॉलिड PPT था। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और उसको हमने हीट किया, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा हमको, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होगा, क्विक लाइम, चूना है ना, ये क्या है, चूना, क्विक लाइम, यहां पर लिख लो क्विक लाइम या फिर चूना। आई कि नहीं बात समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये पूरा गोल गोल घूम कर आता है वापस से, ठीक है। कैसे गोल गोल घूम कर आता है, हमने क्या किया था, क्विक लाइम में पानी मिलाया था तो स्लैग्ड लाइम मिल गया था। फिर स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, क्या किया था उसमें बता सकते हो, स्लैग्ड लाइम वाली रिएक्शन में स्लैग्ड लाइम को हमने स्लैग्ड लाइम में CO2 पास किया था। स्लैग लाइम में CO2 पास किया था तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मिला, अब कैल्शियम कार्बोनेट को वापस से हीट करोगे तो वापस से क्विक लाइम आ जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, वापस आ रही है। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से। तो ये तीनों रिएक्शंस बहुत ही कंबाइंड है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे चल के भी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग चैप्टर्स में भी आएंगी, है ना, ऐसा नहीं है पहले ही चैप्टर में। तो
आप उसी से समझ जाओ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के, एक नाइट्रोजन वाला, एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और यहाँ पर ठंडा ठंडा चूना मिलेगा आपको, है ना। अपने चूना के घर देखिए, अगर चूना पुताई में यूज होता है, पेंट में यूज होता है ना। चूने की पुताई होती थी पहले, आजकल तो एंशियंट पेंट्स और बर्जर नैरोलैक ने जगह ले ली है ना। और चूना नहीं पुतवाते हैं हम, क्योंकि उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं। तो चूना अगर पुता हुआ रहता है, दीवार पर पेंट करा हुआ रहता है चूना, तो काफ़ी ठंडा रहता है वो मकान। ठीक है, और चूने से हमारे कपड़े और हाथ तो खराब हो ही जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, जो हीट आपने पास की है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट पास की, यहाँ पर भी हीट पास की, बट यहाँ पर आपको हीट या एनर्जी इवॉल्व होते हुए दिख रही है क्या, नहीं, हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट एब्जॉर्ब हो गई। समझ में आई बात। यहाँ पर चूना ठंडा होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का नेचर होता है ठंडा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब कर जाएंगे। क्लियर है सभी को अच्छे से। चल, जैसे वहां पर हमने रेस्पायरेशन देखा था, जैसे हमने वहां पर रेस्पायरेशन देखा था, वैसे ही यहां पर भी एक रिएक्शन है, यहां पर भी एक रिएक्शन है, यहां पर भी एक प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक होती है। वहां पर रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक था, वैसे यहां पर फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, नोट डालकर लिखेंगे, एक तरह से थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए, बट नोट डालकर लिखेंगे, हाईलाइट करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। तो लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखा, photosynthesis is an endothermic reaction, full stop. This is because sunlight energy is absorbed during the process of photosynthesis in green plants. क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो सनलाइट से आने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, सनलाइट और ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, हीट एनर्जी, वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में। तो क्या लिखा आपने, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज बिकॉज सनलाइट ब्रैकेट में हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in green plants, in green plants. ठीक है, लिखा सभी ने। इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वाले में मतलब जो थर्ड वाला है ना, तीन तरीके हैं, इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। क्लियर है। तो यहां पर हीट चेंजेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या, जो हीट इवॉल्व करे या रिलीज करे। दूसरा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो यहां पर आपने दो एग्जाम्पल देखे, और तीसरा क्या है, फोटोसिंथेसिस का। इसकी रिएक्शन हम कहां देखेंगे, तीसरा जो तरीका आएगा। ठीक है, तो हेड लिख लेंगे, थर्ड तरीका क्या है। फोटोसिंथेसिस का नोट अच्छे से लिखा, हाईलाइट कर लिया उसको। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक है, क्यों है उसका रीजन भी लिख लिया। रिएक्शन हम अब लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो तरीका है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। by indicating the conditions under which the reactions takes place। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं हम, है ना, जिसके अंडर रिएक्शन हो।
ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म हो, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो सकती है। जैसे शीट में जो क्वेश्चन 11 था, क्वेश्चन 11 कौन सा था शीट में, पोटेशियम क्लोरेट वाला, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, है ना, पोटेशियम क्लोरेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, हीट किया हमने इसको, मिला पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो पोटेशियम क्लोरेट मिला है हमको, वो कैसा है, स्टेट उसका सॉलिड स्टेट है, ठीक है, और जो पोटेशियम क्लोराइड मिला है हमको, वो भी सॉलिड स्टेट है, और यहाँ पर ये क्या है, गैसियस स्टेट है। आई कि नहीं बात सबको समझ में। अब यहाँ पर कैसे हम बोल सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो आपने हीट किया, क्या किया आपने, हीट किया, हीट किया तो हीट का सिंबल लगा दो ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं है, बट आपको ये याद रखना होगा कि कभी भी इस टाइप की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज होता है। कौन कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये अभी हम देखते हैं, है ना। तो MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये मैग्नीशियम नहीं, ये मैग्नीज है, ठीक है। दो चीजें होती है, देखो, मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम Mg, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है। आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल खोल कर देख लो, ठीक है। Mg मैग्नीज और मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम Mg, क्लियर है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। तो यहां पर कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है कौन, MnO2। क्या वर्ड बोला मैंने, कैटलिस्ट, ये कौन है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना, स्लो करना, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करना काम होता है कैटलिस्ट का। वो कभी भी टेक पार्ट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट है, वो किसी तरह का रिएक्टेंट नहीं है, आपको यहां पर उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है क्या, नहीं, जो रिएक्टेंट था वही की वही उसी को ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट बना है, दिख रहा है आपको सभी को अच्छे से। तो यहां पर आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो कैटलिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये रिएक्शन लिखेंगे फटाफट से, रिएक्शन लिख ली, फिर नीचे लिखेंगे MnO2 is used as a catalyst, MnO2 is used as a catalyst, full stop. Catalyst controls the rate of reaction, catalyst controls the rate of reaction, fast or slow, catalyst controls the rate of reaction, fast or slow, ठीक है। ये ट्रायंगल हीट सप्लाई है ना, ये हीट का सिंबल है, हमने किस लिए बनाया है, हीट के लिए बनाया है। तो अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो ये एरो बनाकर लिख लो कि ट्रायंगल का एक लिए हीट के लिए, और इस तरह से एरो के नीचे या ऊपर कुछ भी लिखा हो तो वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है ना। अगर कंपाउंड है तो कैटलिस्ट है, ट्रायंगल मतलब हीट। इसके अलावा एरो पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देते हैं तो प्रेशर भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर अगर पता है हमको कि हम हीट कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ठीक है। वो सब एरो पर आता है, एरो को बड़ा छोटा बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, यहां पर नीचे ही लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सा 10th वाला क्वेश्चन है जो शीट में हमने देखा था, 10th वाला क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है,
अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो 300 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 atm यानी कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हैं और 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस हीट दे रहे हैं। समझ में आई बात? और कैटलिस्ट दो हैं, कैटलिस्ट यहां कौन है? दो कैटलिस्ट हैं, एक तो जिंक ऑक्साइड और दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। आई बात समझ में? कैटलिस्ट कौन है यहां पर? दो हैं। तो क्या फॉर्म होगा? क्या लिखा हुआ है? मिथेनॉल CH3OH। मिथेनॉल फॉर्म होगा। आई कि नहीं बात समझ में? इसके अलावा कुछ और फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां पर? और जो मिथेनॉल है ये क्या है? एक तरह का अल्कोहल है। ठीक है, मिथेनॉल क्या है? एक तरह का अल्कोहल है, और अल्कोहल है, इसमें वाटर नहीं है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड। ठीक है, ये गैस और ये लिक्विड। क्लियर है सभी को अच्छे से? पक्का? यहां पर एक बार और देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया, कौन सा? 11th वाला क्वेश्चन जो था, उसमें हमने जब बैलेंसिंग की थी तो केवल बैलेंसिंग कर ली, इसको बैलेंसिंग कर लोगे आप, है ना? मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं अब बिल्कुल भी। तो बैलेंसिंग कर ली थी हमने स्टेट लिखे थे क्या? नहीं। अब स्टेट लिख लिए तो थोड़ी इंफॉर्मेटिव बन गई, कौन? रिएक्शन। उसके बाद हमने क्या किया? ये कंडीशन मेंशन करी, तो जो रिएक्शन है वो फुल्ली इंफॉर्मेटिव रिएक्शन बन गई। ठीक है, फिर जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें जब हमने बैलेंसिंग की थी तो ये सब देखा था क्या? नहीं, स्टेट कंडीशन और कुछ भी नहीं देखी। तो यहां पर हमने हीट चेंजेस भी देखे। ये यहां पर क्या कंडीशन है? हीट चेंजेस भी हो रहे हैं, प्लस स्टेट भी हम बता रहे हैं, और साथ साथ में कंडीशन भी बता रहे हैं सारी। क्लियर है? तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, यहां पर आप बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो कि यहां पर भी हीट चेंजेस हो रहे हैं और क्या? कंडीशंस भी हैं और स्टेट भी है। तो ये तीनों तरीके, कौन कौन से? फिजिकल स्टेट बताना, हीट चेंजेस बताना और कंडीशंस बताना, ये दोनों इक्वेशन में तीनों चीजें फॉलो हो रही है। क्लियर है अच्छे से? पक्का? समझ में आई बात? तो कंडीशंस क्या होती हैं? क्लियर है? इसी तरह से हम फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, तो वो रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। कभी भी आपको बोला जा रहा है कि एक एक्स सब्सटेंस है और उसको हीट करने पर Y और Z मिल रहे हैं, और जो कैटलिस्ट है वो MnO2 है, तो सीधा आपका शक कहां जाएगा? ये तो कौन सी? पोटेशियम क्लोरेट वाली रिएक्शन है। MnO2 एज अ कैटलिस्ट यहीं पर यूज हुआ है पूरे 10th में, आपको ध्यान रखना है। कभी भी MnO2 वाली रिएक्शन आती है एज अ कैटलिस्ट मतलब यही रिएक्शन है। आई बात समझ में? 5 नंबर, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपकी शीट में आपको मिल जाएंगे, आगे के क्वेश्चंस। अच्छा, किसी ने मुझसे बोला था कि ये जो क्वेश्चन सर पेज नंबर 2 तक तो 29 तक है, फिर पेज नंबर 3 पे 46 से शुरू हो गए, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है ना? इसी तरह से है शीट। क्लियर है? तो शीट बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल सही शीट आप देख रहे हो। पेज नंबर 3 से 46 है। ठीक है, वो सीरियल नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास भी जो है उसमें भी ऐसा ही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 46 से जितने भी क्वेश्चन है ना पीछे तक के, 67 तक के, करना नहीं है अभी, केवल देखने का बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कब कर पाओगे वो मैं बता दूंगा आपको। चलो, तो इस तरह से फुल्ली इंफॉर्मेटिव हमने इक्वेशन बना दी। कोई डाउट? पक्का? क्लियर है? ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस को हम थर्ड एग्जाम्पल बना देते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 combines with water, CO2 combines with water in the presence of sunlight. During photosynthesis CO2 combines with water in the presence of sunlight, and green pigment of leaf
and green pigment of leaf called chlorophyll. जानते ही हो आप तो, है ना, किस किस की प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ called chlorophyll to make food like glucose, to make food like glucose, and oxygen gas is given out, and oxygen gas is given out, full stop. The condition for the reaction of photosynthesis to take place, the conditions for the reaction of photosynthesis to take place are the presence of sunlight and chlorophyll, are the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल। तो CO2 प्लांट इनहेल करता है, वाटर हम डालते हैं या फिर उसको स्टेम से, रूट से मिल जाता है ज़मीन के नीचे से, अगर बड़ा प्लांट हुआ तो, बड़ा ट्री हुआ तो। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या बना लेता है वो? ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O6, ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस वो छोड़ता है, इन्हें एक्सेल करता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में होता है, याद रखना है आपको। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको बैलेंस करना है ना। इसको बैलेंस तो आसानी से कर ही लोगे आप, तो बैलेंस कर लेना आप इसको, कि कर लें। बैलेंस करने के लिए चलो करके देखो बैलेंस। पॉज करो वीडियो को और बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, यही है बैलेंस्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को? यही है बैलेंस्ड रिएक्शन, सभी की सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 3 तरीके होते हैं कोई भी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के, ठीक है। आज हमने क्या देखा? कोई भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। आई बात समझ में? कोई भी केमिकल इक्वेशन को, है ना, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो उसके क्या थे? 3 तरीके थे। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तरीका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट 4 तरह के थे, है ना, 4 तरह के फिजिकल स्टेट थे, याद है आपको? कौन कौन सा? लिक्विड वाला, सॉलिड, एक्वस और गैसियस, ठीक है। हीट चेंजेस 2 तरह के, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था? एक्सोथर्मिक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा था रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी आपको एक आध और पता होना चाहिए अच्छे से एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक का बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। एंडोथर्मिक का बड़ा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। फिजिकल स्टेट आ गया, इंडिकेटिंग हीट चेंजेस आ गया। फिर हमने कंडीशन इंडिकेट करना सीखा। कंडीशंस इंडिकेट करना मतलब किसकी प्रेजेंस में? जैसे यहां पर देखा सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसके पहले MnO2 की प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। कितना एटमॉमिक प्रेशर लग रहा है, कितना हीट लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने 11th वाला देखा था ना, पोटेशियम क्लोरेट वाला, उसमें क्या था? MnO2।
MnO2 कैटेलिस्ट अगर आ गया क्वेश्चन में, यानी कि वही की वही इक्वेशन होगी, आंख बंद करके आप लिख सकते हो 10th क्लास में। वैसे ही अगर आपको दे दिया कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटेलिस्ट हैं और 300 ATM का प्रेशर लग रहा है 300 डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप बिल्कुल वही की वही रिएक्शन आप लिख सकते हो मिथेनॉल की। समझ में आ गई बात अच्छे से, है ना? क्या फॉर्म हो रहा था उसमें? एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा था, CH3 नहीं, मिथेनॉल फॉर्म हो रहा था, सॉरी उसमें, है ना? मिथेनॉल फॉर्म हो रहा था CH3OH, ठीक है। एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है, ठीक है। तो मिथेनॉल फॉर्म हो रहा था CH3OH। कब? जब हमने किसमें किसको डाला था? कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया था, तो ठीक है। और कंडीशंस आपने देखी थी। यहां पर भी क्या है, फोटोसिंथेसिस में कंडीशंस हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो फोटोसिंथेसिस को आप कहां भी ले सकते हो, एंडोथर्मिक में भी ले सकते हो और कंडीशंस में भी ले सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं वो थोड़ी सी हैं। केवल क्या पढ़ा हमने? इंफॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके, दैट्स इट, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। बट अगर यही छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखते जाएंगे तो केमिस्ट्री इतना आसान बन जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब पहला चैप्टर खत्म हो गया, कब पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई और कब आप केमिस्ट्री में इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गए। समझ में आई बात? स्टेप वाइज चलना है आपको, ठीक है। और इस बात को समझना है क्यों हम केमिस्ट्री ब्रेक ले लेकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में आपके बायो के लेक्चर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स, सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट केमिस्ट्री को अगर आपने टाइम नहीं दिया ना प्रॉपर, मैं सीधे एक ही क्लास में पूरा ले जाऊंगा अच्छे से, बैलेंसिंग के साथ में ये नहीं बता सकता था क्या, इसके साथ में क्या मैं आगे का नहीं पढ़ा सकता? टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब कर सकते हैं, हमारे पास टाइम बचता है। बट केमिस्ट्री के क्लास में अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, हम उसका होमवर्क करेंगे ईमानदारी से, तो केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग बन जाएगा ना, आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो गया। बाकी लोगों को लगने दो बोरिंग लगता है तो केमिस्ट्री, हमें तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ो करो, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा? आपको होमवर्क यही रहेगा कि जो जो आपने लास्ट क्लास की इक्वेशंस बैलेंस की थी, अगर एक आध छूट गई है आपकी तो अच्छे से बैलेंस करो, उसको चेक करो आंसर्स को, कोई गलत आ रहा है तो उसको वापस से ट्राई करो। और अगर पूछना है मुझसे तो उसके लिए मैंने तरीका बता दिया है ना, जब हम आंसर डिस्कस कर रहे थे तो तरीका बता दिया किस तरह से पूछना है आपको, वो तरीका फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप स्टेट मेंशन करेंगे, है ना, फिजिकल स्टेट आप मेंशन कर सकते हो सारी रिएक्शंस में। और फिर आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आगे की क्लासेस में, ठीक है। अब होमवर्क जो है वो आप 16th वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गिव फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट भी लिख दिए मैंने तो यहाँ पर, और सभी के फिजिकल स्टेट लिख दिए, है ना, और कंडीशन भी लिख दी, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस अभी आप हाथ मत लगाना, आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब आगे पढ़ेंगे तो उस पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम आगे की क्लासेस में।